नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 8वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। 8वां चैप्टर है अपने जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। आज ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए होंगे जिसके अंदर हमने अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। तो अपने बीच में टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका, मतलब पादपों के अंदर अनिवार्य पोषक तत्व है उनकी क्या भूमिका होती है। ये अपने टॉपिक चल रहा था कि अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनकी क्या भूमिका होती है। देखो, अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। हमें पता है कि अनिवार्य पोषक तत्व है उनकी संख्या कितनी होती है? 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। उनमें से वृहद और सूक्ष्म भी होते हैं। इन 17 में से 10 के बारे में हमने पढ़ लिया है। कार्बन के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ लिया है, नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया है, फास्फोरस है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, कैल्शियम उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, पोटेशियम के बारे में हमने पढ़ लिया है, मैग्नीशियम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और सल्फर के बारे में हमने पढ़ लिया है, और आयरन या फेरस है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये तो हो गए 10 तत्व, ठीक है। इन 10 तत्वों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। जैसे ये पूरे कंप्लीट 10 तत्व हो गए। अब बचे हैं 7 तत्व, ठीक है। 10 तत्वों के बारे में पढ़ लिया, 7 तत्व बचे। ये 17 तत्व होते हैं। इन तत्वों में से 3 तत्व होते हैं वो तो होते हैं अखनिज तत्व, और बाकी है तत्व 14 वो कौन से होते हैं? खनिज तत्व, ठीक है। तो इनमें से देखो 3 अखनिज तत्व है, मतलब जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनमें से 3 अखनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कौन से होते हैं? अखनिज तत्व। ये तीनों क्या होते हैं? अखनिज तत्व होते हैं। और बाकी जो तत्व होते हैं वो सब के सब किस प्रकार के तत्व होते हैं? खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। 10 के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम 11वां है वो स्टार्ट करेंगे। तो 11वां अपने टॉपिक है वो कौन सा है? मैग्नीज, ठीक है। 11वां खनिज तत्व है वो कौन सा है? मैग्नीज। इसके अंदर अपने को याद क्या करना है कि ये किस रूप में पाया जाता है मृदा में, और इसकी न्यूनता के कारण क्या होता है, मतलब इसकी कमी के कारण पादपों में क्या प्रभाव होता है। केवल ये 2 बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो मैग्नीज है वो किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। मैग्नीज है वो किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मैग्नीज है वो पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, न्यूनता के कारण, भाई इसकी कमी के कारण पादपों में क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो इसकी न्यूनता के कारण सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब में होता है, हरिमाहीनता, ठीक है, जो सभी के अंदर होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट सभी में याद रखना अपने को, हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट, न्यूनता के कारण क्या होता है कि जड़ का विकास वो सीमित हो जाता है। जड़ का विकास सीमित हो जाता है, मतलब आगे की तरफ वृद्धि नहीं करती है जड़। हरिमाहीनता क्या होता है? ये मैंने पहले भी बताया था कि पर्णहरित की कमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हरिमाहीनता कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 12, बोरोन, ठीक है। 12वां पॉइंट अपने कौन सा है? बोरोन है। बोरोन है किस रूप में पाया जाता है और इसकी न्यूनता के कारण क्या होता है? दोनों बातें अपने को याद रखनी है। तो बोरोन है वो किस रूप में पाया जाता है? बोरिक अम्ल के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? बोरिक अम्ल के रूप में। कैल्शियम
तथा मैग्नीज बोरेट कैल्शियम के रूप में भी पाया जाता है, मैग्नीज बोरेट के रूप में भी पाया जाता है और सिलिकेट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, देखो बोरोन, बोरिक अम्ल, कैल्शियम तथा मैग्नीज बोरेट तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये मृदा में इस बोरिक अम्ल, कैल्शियम, मैग्नीज बोरेट और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है बोरोन। ठीक है, अब इसकी न्यूनता के कारण क्या होता है भाई? इसकी न्यूनता के कारण पौधे में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? जब पादप के अंदर बोरोन की कमी हो जाती है तो पौधे के अंदर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा कि पुष्पों की संख्या कम होगी। सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि पुष्पों की संख्या है वो पादप के अंदर कम होगी। तो पहला तो कारण हो गया कि पुष्पों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या होता है? गहरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, अब अगला कितने नंबर हो गया? 13 नंबर, जिंक। 13 नंबर पॉइंट अपने कौन सा हुआ? जिंक। ठीक है, जिंक है वो किस रूप में पाया जाता है? जिंक है, जैसे मृदा के अंदर जिंक है वो किस रूप में पाया जाता है? द्विसंयोजक आयनों के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? द्विसंयोजक आयनों के रूप में। ठीक है, Zn+2 किस रूप में पाया जाता है? द्विसंयोजक आयनों के रूप में। इसका प्रमुख घटक क्या होता है? कार्बोक्सिलेज। प्रमुख घटक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेज। ये नाम याद रखना है, प्रमुख घटक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेज। जिंक का प्रमुख घटक क्या होता है? कार्बोक्सिलेज। अब न्यूनता के कारण, इसकी कमी के कारण किस प्रकार के लक्षण है वो दिखाई देते हैं पादप के अंदर? तो इसकी न्यूनता के कारण जो पत्तियां हैं वो विकृत हो जाती है। पादप की पत्तियां हैं वो किस प्रकार की हो जाती है? विकृत। पादप की पत्तियां किस प्रकार की हो जाती है? विकृत। पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। और दूसरी बात, तने की वृद्धि है वो रुक जाती है। पादप के तने की वृद्धि भी रुक जाती है। नंबर 14, तांबा या कॉपर। 14वां नंबर कौन सा हो गया? कॉपर। ठीक है, अब कॉपर है वो मृदा में किस रूप में पाया जाता है? द्विसंयोजक क्यूप्रेक आयनों के रूप में। ठीक है, द्विसंयोजक क्यूप्रेक आयन और एक संयोजक क्यूप्रेक आयन। ठीक है, द्विसंयोजक क्यूप्रेक आयन और एक संयोजक मतलब Cu+2 और केवल Cu+। अब इसकी कमी के कारण हरिमाहीनता का प्रभाव जो सबके अंदर होता है, कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि नींबू के पादप में इसकी कमी से शीर्षारंभी रोग भी हो जाता है। अब अगला है 15वां पॉइंट। 15वां अपने हो गया मोलिब्डेनम। 15 पोषक तत्व है, 15वां पोषक तत्व है वो कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है वो किस रूप में पाया जाता है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? मृदा में मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में, MoO2। मृदा में यह मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसकी न्यूनता के कारण पत्तियों में चितकबरे धब्बे बनते हैं। मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण क्या होता है? पत्तियों में चितकबरे धब्बे बनते हैं। क्या बनता है? पत्तियों के अंदर चितकबरे धब्बे बनते हैं। ठीक है, पत्तियों में किस प्रकार के धब्बे बनते हैं? चितकबरे धब्बे बनते हैं। और हरिमाहीनता का प्रभाव है वो दिखाई देता है। और कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? हरिमाहीनता का प्रभाव। नंबर 16 पोषक तत्व क्लोरीन। 16वां कौन सा आ गया? क्लोरीन। किस रूप में पाया जाता है? क्लोराइड आयन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है पादपों में? ये क्लोराइड आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, न्यूनता के कारण मतलब क्लोरीन की कमी के कारण कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं? तो इसकी कमी से जड़ों की वृद्धि नहीं होती है। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? सबसे पहला कारण जड़ों की वृद्धि है वो नहीं होती है। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? जड़ों की वृद्धि नहीं होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होती है।
अब है लास्ट पोषक तत्व है सबसे अंतिम 17वां निकल। निकल है सबसे लास्ट पोषक तत्व है अपने। ये क्या होता है कि मृदा में किस रूप में, मतलब इसका सबसे प्रमुख घटक क्या होता है, यूरिएज एंजाइम। प्रमुख घटक क्या होता है, यूरिएज एंजाइम। और इसकी कमी से पादपों में क्या होता है, हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है। पहली बात, पादपों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, हरिमाहीनता का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और पत्तियों में यूरिया का जमाव हो जाता है। तो ये थे अपने 17 पोषक तत्व। मृदा में किस रूप में ये पाए जाते हैं और ये इसकी न्यूनता के कारण क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली तो है हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन, ठीक है। उससे पहले देखो मैं ये बताता हूँ कि अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 17। इनमें 2 बातें अपने को याद रखनी है। पहली तो इसके घटक क्या होते हैं, दूसरी ये मृदा में किस रूप में पाया जाता है। पहली बात इसके घटक क्या होते हैं, दूसरी बात ये मृदा में किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। मतलब जड़ों से किस रूप में पाया जाता है मृदा में। दूसरी बात है न्यूनता, मतलब इसकी कमी के कारण पादपों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। देखो 17 पोषक तत्व हमने पढ़े, इन 17 पोषक तत्वों में केवल अपने को यही याद रखना है, सब में ये दोनों बातें याद रखनी है। पहली तो क्या होती है, प्रमुख घटक, और दूसरी न्यूनता। अब जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना। इसमें देखो पहला तो एक तो है हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन। इसमें एक तो कौन सा है, हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन। इसकी परिभाषा अपने को याद रखनी है कि हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन क्या होता है कि वे समस्त विधियां जिनमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स व जल संवर्धन कहते हैं। अच्छी तरह से समझ लेना, मतलब मृदा का उपयोग नहीं होता है और पोषक विलयनों का उपयोग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन किसको बोलेंगे, मृदा के स्थान पर पोषक विलयन का उपयोग होता है। किसका होता है, मृदा के स्थान पर पोषक विलयन का उपयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन। तो ये तो एक हो गया, इसकी परिभाषा अपने को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में एक है वर्मीकुलाइट, ठीक है। वर्मीकुलाइट, ये देखो हमने सबसे पहले 3 विधियां पढ़ी थी, उनमें ये आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से एक 100% आ सकता है। वर्मीकुलाइट क्या होता है, एक खनिज पदार्थ होता है। वर्मीकुलाइट क्या होता है, एक खनिज पदार्थ होता है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी में किस रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक अवस्था के रूप में। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं, पहला गुण होता है ये हल्के भार वाला होता है, अच्छी तरह से सुनना, हल्के भार वाला होता है। दूसरा, ये रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ है। वर्मीकुलाइट क्या है, हल्के भार वाला है, रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ है। तीसरा, यह एक बंद माध्यम है जिसमें कीट खरपतवार उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। और चौथा, मिट्टी की तुलना में इसमें जल अवशोषण की क्षमता है वो उच्च होती है। मिट्टी की तुलना में इसमें जल अवशोषण की क्षमता उच्च होती है। देखो एग्जाम में हाइड्रोपोनिक्स और वर्मीकुलाइट, इन दोनों में से एक पर्सन 100% आ सकता है। अब ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर का एक अगला मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर कंप्लीट ये चैप्टर एक साथ में आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा और उस एक वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से मैं और समझा दूंगा, जिससे अगर मान लो आपके कुछ छूट गया है या कुछ नहीं समझ में आया है तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस चैप्टर में बनने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि ये प्रश्न इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को आप अच्छी तरह से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।